गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी कि लाइकेन के अंदर अलैंगिक जनन जो है वो किस प्रकार से होता है। आज अपन बात करेंगे कि लाइकेन के अंदर लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से पाया जाता है। पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपना हो चुका है। आज है अपना टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकेन, सहवाग में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन लाइकेन के अंदर अपन ने अलैंगिक जनन और साथ में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दोनों की बात अपन कर चुके हैं, यानी कि कायिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में। आज अपन डिटेल से बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में कि लैंगिक जनन इनके कौन कौन से सब डिवीज़न ऐसे होते हैं जिनमें पाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इनके सब डिवीज़न के बारे में बता देती हूँ कि जो लाइकेन है उनके दो सब डिवीज़न है। एक सब डिवीज़न है बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्य और एक सब डिवीजन है एस्कोमाइकोटिना के सदस्य। बेसिडियोमाइकोटिना और एक सब डिवीजन है एस्कोमाइकोटिना। केवल यही दो सब डिवीजन की फंजाई ऐसी हैं जो लाइकेन के फॉर्म में एल्गी के साथ में एक सिम्बायोंट रिलेशन के अंदर पाई जाती हैं। तो हमें इन दोनों का अलग अलग से लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि बेसिडियोमाइकोटिना के जो सदस्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि बेसिडियोमाइकोटिना जो ग्रुप है इसके अंदर किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कि जो बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्य हैं कौन से, बेसिडियोमाइसिटीज। ये बेसिडियोमाइसिटीज क्या करते हैं, अपने बेसिडियम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, बेसिडियम का निर्माण करते हैं। किसमें, बेसिडियोकार्प में। इन बेसिडियम का निर्माण किसमें होता है, बेसिडियोकार्प में। कार्प जो है वो एक थैलस के समान स्ट्रक्चर होती है। उस थैलस समान स्ट्रक्चर में किसका निर्माण होगा, बेसिडियोस्पोर का निर्माण होगा। लेकिन जब वो स्पोर बनते हैं उससे पहले की स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, बेसिडियम कहलाती है। यही बेसिडियम किस में बनेंगे, बेसिडियोकार्प में बनेंगे। तो जैसे मैं इसको डायग्राम से समझाऊं आपको कि ये मैंने बनाया एक माइसीलियम, एक माइसीलियम किसका, बेसिडियम का, जिसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और साथ में साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों प्रेजेंट है। जैसे ही इस माइसीलियम का डेवलपमेंट हो जाता है तो ये बेसिडियम क्या करते हैं, अपना जर्मिनेशन करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये बेसिडियम जब अपना जर्मिनेशन करते हैं तो बाकी सब में तो स्पोर बनाते हैं लेकिन इनमें स्टेरिगमेटा बनाते हैं। जर्मिनेशन के बाद में क्या बनाते हैं, स्टेरिगमेटा। क्या बनाते हैं, स्टेरिगमेटा बनाते हैं। तो जैसे ही ये स्टेरिगमेटा लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये इस तरीके से बनती है कि इनके टिप पार्ट पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, जिनके अंदर हर एक न्यूक्लियस जो है और कुछ क्वांटिटी में साइटोप्लाज्मा एंटर कर जाता है। इस तरीके से ये इसके अंदर क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। तो ये पार्ट तो क्या कहलाता है, बेसिडियम।
जिसने जर्मिनेशन किया और क्या बना दी, स्टेरिगमेटा। और स्टेरिगमेटा के टिप पार्ट पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अब वो क्या बना लेंगे, एक एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, और जो इसी स्टेरिगमेटा के अपेक्स पार्ट पे आ जाती है, यानी कि ये इस तरीके से क्या बना लेंगे, एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, बेसिडियोस्पोर। क्या कहलाते हैं, बेसिडियोस्पोर। यही बेसिडियोस्पोर जर्मिनेशन करके और पॉजिटिव स्टेन और नेगेटिव स्टेन आपस में क्या कर लेंगे, अपना फ्यूजन, और फ्यूजन करने के बाद यानी कि पॉजिटिव स्टेन और नेगेटिव स्टेन, ये दोनों टाइप के जो बेसिडियोस्पोर हैं, ये बेसिडियोस्पोर आपस में क्या करेंगे, फ्यूजन, और फ्यूजन करके क्या बना लेंगे, 2n न्यूक्लियस, यानी कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस। और यही आगे पुनः किसका निर्माण कर देंगे, बेसिडियम का। तो ये तो कंप्लीट हुआ किसमें, बेसिडियोस्पोर की जो सब डिवीजन है बेसिडियोमाइकोटिना, जो बनता है एक बेसिडियम के द्वारा, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो एस्कोमाइकोटिना के सदस्य हैं, नंबर 2, किसमें, एस्कोमाइकोटिना, यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ, एस्कोमाइसिटीज, कि एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों में किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो एस्कोमाइसिटीज टाइप की जो लाइकेन्स हैं, जिनके अंदर ये पाए जाते हैं, इनके अंदर एक बनते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक तो बनते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और एक क्या बनते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं, स्पर्मोगोनियम। क्या कहलाते हैं, स्पर्मोगोनियम। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये क्या कहलाते हैं, कार्पोगोनियम। क्या कहलाते हैं, कार्पोगोनियम। एक कहलाते हैं स्पर्मोगोनियम और जो फीमेल हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्पोगोनियम। अब यहीं से बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं जो एक लाइकेन के रूप में एल्गी के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशन में पाए जाते हैं, उनकी बात अपन डिटेल से करते हैं कि किस प्रकार से ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, कांटेक्ट में आकर के गैमेटेंजियल कांटेक्ट करते हैं और किस तरीके से अपना फ्यूज़न करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात करती हूँ, सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, एस्कोमाइसिटीज की, कि जो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं, अब मैं इसमें बात कर रही हूँ नंबर ए, किसकी, मेल ऑर्गन, यानी कि स्पर्मोगोनियम। किसकी बात कर रही हूँ, स्पर्मोगोनियम की। सबसे पहले डायग्राम से समझाती हूँ मैं आपको कि स्पर्मोगोनियम जो है वो एक इस तरीके से फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं और इस फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर के बाहर की ओर क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्गी प्रेजेंट होती है और वो एल्गी भी किस रूप में पाई जाती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं, धागे नुमी संरचना के फॉर्मेशन में पाई जाती हैं और साथ में इनके साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन के फॉर्म में पाई जाती है। और अंदर की ओर इस पार्ट में इस तरीके से छोटे छोटे फिलामेंटस फॉर्म में इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइसीलियम प्रेजेंट होते हैं। तो इनके माइसीलियम के दो स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, क्या
कि जब ये माइसीलियम इस फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट हैं, वो सारे माइसीलियम फर्टाइल टाइप के होते हैं और जो इसके बाहर की ओर बनेंगे वो सारे स्टेराइल फॉर्मेशन में प्रेजेंट होते हैं। किस में होते हैं? स्टेराइल में, मतलब वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग नहीं लेंगे और जो इसके अंदर की ओर प्रेजेंट हैं वो सारे फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग लेंगे। तो इस तरीके से इसके बाहर की ओर भी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से जब ये बाहर की ओर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं तब तो ये क्या होते हैं? स्टेराइल फिलामेंट। और जो इसके अंदर की ओर प्रेजेंट हैं ये सारे क्या होते हैं? फर्टाइल फिलामेंट। क्या होते हैं? फर्टाइल फिलामेंट होते हैं। ये इनका कोर्टेक्स का आउटर पार्ट होता है, आउटर कोर्टेक्स। जो ऊपर की तरफ से ओपन पार्ट है ये पार्ट कहलाता है ओस्टियोल, इसका मुखांग, ओस्टियोल पार्ट। ये डायग्राम है किसका? स्पर्मोगोनियम का। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझाती हूँ कि ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है ये एस्कोमाइसिटीज के मेल ऑर्गन्स जो हैं यानी कि मेल फिलामेंट बनते हैं उनमें बनते हैं। इनके अंदर इनका साइटोप्लाज्म और इनका न्यूक्लियस भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इनके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों प्रेजेंट होता है। इसी के साथ ये क्या होते हैं? फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस में यूज होते हैं। जबकि जो बाहर की ओर फिलामेंट प्रेजेंट हैं ये कौन सी पोजीशन में होते हैं? स्टेराइल पोजीशन में होते हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। फिर दोनों का एक तरीके से किस तरीके से कांटेक्ट होता है और किस तरीके से वो फ्यूजन करती हैं ये अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। यहाँ बात करते हैं अपन इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। नंबर बी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या नाम रखा जाता है? कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम। दूसरा नाम क्या होता है? एस्कोगोनियम। क्योंकि हम एस्कोमाइसिटीज की बात कर रहे हैं तो दूसरा नाम क्या होता है? एस्कोगोनियम। इसको मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ कि इसमें एक इस तरीके से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बाहर की ओर एक इस तरीके से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और ये एक हेलिकल शेप में प्रेजेंट होती है, हेलिकल शेप में। इस तरीके से हेलिकल शेप बनाती है। इस हेलिकल शेप में इनके न्यूक्लियस और साथ में इनका साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से क्या बना लेती हैं ये? और भी हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं। और इनके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? ये माइसीलियम भी प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से यो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये माइसीलियम भी प्रेजेंट होते हैं। और साथ में इन माइसीलियम के बीच बीच में इस तरीके से ये फर्टाइल यानी फर्टिलाइजेशन में भाग लेने वाले हाइफी यानी माइसीलियम भी प्रेजेंट होते हैं। ये ब्रांच्ड भी होते हैं और ये अनब्रांच्ड भी होते हैं। अब बात करते हैं अपन इसकी, पहले लेबलिंग कर देती हूँ इसकी। ये पार्ट कहलाता है ट्राइकोगाइन। क्या कहलाता है? ट्राइकोगाइन। ये जो शेप बनी है हेलिकल लाइक, इसका नाम क्या होता है? हेलिकल एस्कोगोनियम। हेलिकल
एस्कोगोनियम। और जो येलो कलर की जो लाइनें आपको दिख रही हैं, ये पार्ट क्या कहलाता है? एल्गल जोन। क्या कहलाता है? एल्गल जोन। याद आपको क्या रखना है, ये जो ट्राइकोगाइन हैं इनकी कैसी नेचर होता है? स्टिकी टाइप का। इनका नेचर होता है स्टिकी टाइप का, स्टिकी चिपचिपा टाइप का इनका नेचर होता है। अब समझाती हूँ मैं आपको अच्छे से इस चीज़ को। ये स्ट्रक्चर है कार्पोगोनियम की और ये स्ट्रक्चर है एस्कोगोनियम की। इस एस्कोगोनियम में फर्टाइल जो फिलामेंट हैं इनसे बनने वाले स्पर्मेशिया या स्पर्मेटिया, ये जो स्पर्मेशिया बनते हैं इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है क्या? कि ये नॉन मोटाइल होते हैं, गति करके चल के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा नहीं सकते। इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा रही हूँ कि जो कार्पोगोनियम है इनका जो ये ट्राइकोगाइन होता है ये क्या होता है? स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। ये चिपचिपा होने की वजह से जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया, ये डायग्राम, इसमें जो ये स्पर्मेशिया बनते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, ये जैसे मैच्योर होते हैं इस ओस्टियोल के द्वारा कहाँ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। और बाहर आकर के किससे चिपक जाते हैं? इन ट्राइकोगाइन से चिपक जाते हैं। अब मैं आपको इसको नेक्स्ट डायग्राम बना के समझा रही हूँ कि किस तरीके से ये चिपकते हैं। ये बनाई मैंने ट्राइकोगाइन, इस ट्राइकोगाइन से ये बनाई मैंने एक हेलिकल शेप, ये हेलिकल शेप बनाई। ये इसमें न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक के अंदर नाम लिख देती हूँ मैं इनका। ये पार्ट है हेलिकल एस्कोगोनियम, हेलिकल एस्कोगोनियम। क्या नाम है इसका? हेलिकल एस्कोगोनियम। एस्कोगोनियम, इसका नाम क्या बताया? ट्राइकोगाइन। ये बना देती हूँ मैं दूसरे कलर से जो आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ये पार्ट है क्या? स्पर्मेटिया या स्पर्मेशिया, जो किस भाग से आया? इस भाग से आया। नॉन मोटाइल कंडीशन में है बट फंक्शनल है। क्यों? क्योंकि फर्टाइल फिलामेंट से बना है। अब समझते हैं अपन। जैसे ये इसके पास में आता है तो ये ट्राइकोगाइन कैसी होती है? स्टिकी टाइप की होती है और स्टिकी होने की वजह से ये क्या हो जाता है? इसके ऊपर चिपक जाता है। जैसे चिपकता है तो इसको क्या मिलेगा? सेक्सुअल स्टिमुलेंट। क्या मिलेगा? सेक्सुअल स्टिमुलेंट, लैंगिक उद्दीपन। लैंगिक उद्दीपन। जैसे इसको लैंगिक उद्दीपन मिलता है तो जहाँ से ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं उस कांटेक्ट वाले भाग के पास में क्या बन जाता है? एक पोर बन जाता है। एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इस पोर लाइक स्ट्रक्चर के कारण इस स्पर्मेटिया का जो साइटोप्लाज्म है वो और इसका जो न्यूक्लियस है वो किस में एंटर कर जाएगा? इस ट्राइकोगाइन में एंटर कर जाएगा। जैसे ही ये ट्राइकोगाइन में एंटर करता है तो ट्राइकोगाइन का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म फ्यूजन नहीं करता। क्या करता है? ये इसके साइटोप्लाज्म को और इसके न्यूक्लियस को हेलिकल में ट्रांसफ़र कर देता है। ये हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर है, इस हेलिकल में ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे ही हेलिकल में ट्रांसफ़र करता है तो जैसे मैं आपको डिफरेंट कलर से बना देती हूँ। ये न्यूक्लियस है किसका? इस स्पर्मेटिया का।
स्पर्मेशिया का, और ये न्यूक्लियस है किसका, इस हेलिकल स्ट्रक्चर का। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि इस हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर दो अपोजिट टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, यानी कि ये दोनों न्यूक्लियस, एक आया स्पर्मेशिया से और दूसरा है एस्कोगोनियम का। एस्कोगोनियम का मतलब उसके फीमेल पार्ट का, और ये किसका है, उसके मेल पार्ट का, और ये फीमेल पार्ट का। ये फीमेल और ये मेल। इसको उससे बनाती हूँ एक बार अच्छे से। ये है फीमेल और ये है मेल। अब ध्यान से सुनना है कि इनके अंदर किस तरीके से क्रॉन्जियर सेल्स बनती हैं। ये दोनों न्यूक्लियस जब एक हेलिकल सेल्स में आ जाते हैं तो ये स्टिमुलेंट पोजीशन और अधिक बढ़ जाती है, और बढ़ने से क्या होता है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट। तो नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट आता है क्या, गैमेटेंजियल कांटेक्ट। जैसे ही ये इनकी गैमेट्स जो हैं वो एक दूसरे की कांटेक्ट में आते हैं, तो मैं आपको इसको एक फिर डायग्राम से समझाती हूँ कि किस तरीके से इनके बीच ये गैमेटेंजियल कांटेक्ट आता है। अब अपन बार बार पूरा डायग्राम ना बना करके एक ही डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ कि ये जब एक दूसरे के पास में आते हैं तो इनके अंदर क्या होगा, कांटेक्ट होगा, और जब कांटेक्ट होता है तो ये स्ट्रक्चर अपने आप में क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। यानी कि किस तरीके से बन जाती है ये स्ट्रक्चर, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती है। अब ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर बनी है, इसी स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, क्रॉजियर। क्या नाम होता है इसका, क्रॉजियर स्ट्रक्चर। अब ध्यान से सुनना इसमें कि किस तरीके से ये क्रॉजियर स्ट्रक्चर बनी और किस तरीके से इनके न्यूक्लियस ने अपना डिवीजन शुरू किया। ये बनी क्रॉजियर स्ट्रक्चर। इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, ये दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ये बनाई मैंने दोनों न्यूक्लियस, ये इनके अंदर भरा हुआ है इनका साइटोप्लाज्म। अब ये क्रॉजियर न्यूक्लियस जैसे ही अपने डिवीजन के लिए अपनी सेल्स को मोटिवेट करेंगे तो इनके अंदर जो डिवीजन होता है, डिवीजन के टाइम पे ये हमें पता है कि जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फाइबर का। तो ये स्पिंडल फाइबर इन एक दूसरे के न्यूक्लियस के पैरेलल बनते हैं, समानांतर बनते हैं, कि इसके न्यूक्लियस फाइबर जैसे ये बनाए मैंने, इसके न्यूक्लियस फाइबर ये और इसके न्यूक्लियस फाइबर ये और ये, तो क्या हो गए, ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए, समानांतर बन गए। तो जैसे ही ये एक दूसरे के समानांतर बनते हैं उसके बाद जब ये अपना डिवीजन करते हैं तो 3 प्रकार की सेल्स बन जाती हैं। अब मैं इस डायग्राम को साफ कर रही हूँ, यहाँ से इरेज कर रही हूँ, फिर आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से बनते हैं ये न्यूक्लियस जैसे डिवीजन करते हैं तो ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है यानी कि क्रेंजियर, जैसे अब ये बनी पैरेलल, इनके जो है वो स्पिंडल फाइबर बनी है। अब ये अपना डिवीजन इस तरीके से करेंगी, यूँ। दूसरे कलर से समझाती हूँ जो आप अच्छे से समझ सको, यूँ। अब इन्होंने डिवीजन किया तो इस न्यूक्लियस से जो दो न्यूक्लियस बने, एक न्यूक्लियस तो इसी सेल में रह गया और एक न्यूक्लियस यहाँ हो गया, और इस सेल के अंदर जो डिवीजन हुआ उसमें से एक न्यूक्लियस यहाँ और एक न्यूक्लियस यहाँ। अब मैं डायग्राम से समझा रही हूँ आपको, ये कलर से बना देती हूँ, इसी के कलर से, कि येलो कलर वाला जो न्यूक्लियस था उसने डिवीजन करके ये बनाया और ये न्यूक्लियस बनाया, और जो पिंक कलर का न्यूक्लियस है कौन से वाला, एस्कोगोनियम वाला, उसने अपना डिवीजन करके ये 2 न्यूक्लियस बनाए। ऐसे समझ सकते हो आप अच्छे से, ये दो न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस बने। जैसे ही इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि क्या बन गए, ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। क्या बन गए इसके अंदर, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस।
जैसे ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं, अब इनके अंदर क्या होता है, सेप्टा बनना प्रारंभ होते हैं, यानी कि पट के बनने की क्रिया होती है और उस पट के बनने से इस तरीके से 2 पट बन जाते हैं, ये 2 सेप्टा बन गए। अब ये जो क्रॉजियर स्ट्रक्चर थी, अब ये क्रॉजियर स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, ये टर्मिनल, ये सब टर्मिनल और ये हो गया बेसल पार्ट। अब मैं इसकी लेबलिंग कर रही हूँ, ये हुआ इसका बेसल पार्ट, ये हुआ इसका सब टर्मिनल पार्ट और ये हुआ इसका टर्मिनल पार्ट। तो मैं यूँ कह सकती हूँ कि एक न्यूक्लियस होता है, इसके टर्मिनल पार्ट में 2 न्यूक्लियस, वो भी कौन से वाले, एक स्पर्मेशिया वाला और एक कार्पोगोनियम वाला, किस में प्रेजेंट है, सब टर्मिनल पार्ट में, और एक न्यूक्लियस कार्पोगोनियम का किस में प्रेजेंट है, बेसल पार्ट में प्रेजेंट है। तो जिस पार्ट में 2 अपोजिट टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो सेल कहलाती है क्रोकी सेल। ये सेल, अब इस पर्टिकुलर सेल का नाम रख दिया जाता है क्रोकी सेल। क्या कहते हैं इसको, क्रोकी सेल। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि अपोजिट टाइप के जो गैमेट्स हैं, यानी कि स्पर्मेटिया या स्पर्मेशिया और साथ में कार्पोगोनियम, ये दोनों किस में अपने फ्यूजन की क्रिया को कंप्लीट करेंगे, क्रूकी सेल्स में करेंगे। बाकी टर्मिनल सेल और बेसल सेल एज इट इज रह जाती हैं। अब चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि किस प्रकार से इन क्रूकी सेल्स के अंदर इनका फ्यूजन होता है। इसी डायग्राम को मैं वापस बना रही हूँ, ये मैंने यूँ बना दिए, ये न्यूक्लियस ये रहा, ये न्यूक्लियस ये रहा और ये स्पर्मेशिया रहा, ये स्पर्मेशिया रहा, ये इनका साइटोप्लाज्म रहा। अब ये जो क्रोकी सेल है, इसके जो न्यूक्लियस हैं, ये दोनों न्यूक्लियस 2 प्रकार के प्रोसेस करते हैं। क्या, नंबर ए, सबसे पहले प्लाज्मोगेमी, यानी कि साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, और दूसरा कैरियोगेमी, यानी कि न्यूक्लियस फ्यूजन। क्या करते हैं, कैरियोगेमी और साइटोगेमी, यानी कि प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब ध्यान से सुनना, जब इसमें ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूजन कर जाएंगे तो सेल्स कैसी हो जाएंगी, 2n। अब ये 2n सेल्स किससे बनी, स्पर्मेशिया प्लस कार्पोगोनियम, दोनों के फ्यूजन से। तो विपरीत प्रकार के 2 से फ्यूजन किया है इन्होंने। अब ये अपना डिवीजन करेंगे, कौन सा, मियोसिस। ये इम्पॉर्टेंट है, कौन सा डिवीजन करेंगे, मियोसिस डिवीजन करेंगे, अपना अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। और इस मियोसिस के कारण अब इसमें कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब ये 4 क्यों बने, कि एक न्यूक्लियस था, 2 बार क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। जैसे मियोसिस फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट होगा, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे। ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस क्या करेंगे, माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन, और क्या बना देंगे, 8 न्यूक्लियस। ये 8 न्यूक्लियस क्या कहलाएंगे, एस्कोस्पोर। ये तो पहुंच गए हम किस में, इस एस्कोस्पोर में।
अब मैं आपको बैक वापस जाके उसी में कुछ चीज़ें और समझाती हूँ एक बार। ये तो किसकी प्रोसेस कंप्लीट हुई? इस फर्टाइल फिलामेंट की प्रोसेस कंप्लीट हुई। इसमें कौन बचे हुए हैं अभी? स्टेराइल फिलामेंट और बचे हुए हैं। तो ये स्टेराइल जो फिलामेंट हैं इनके बारे में समझाती हूँ आपको मैं अब। स्टेराइल फिलामेंट जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग नहीं लिए, ये फिलामेंट फर्टिलाइजेशन तो कर नहीं सकते, इसलिए ये दो तरीके के फिलामेंट बनाते हैं। एक फिलामेंट बनाते हैं पैराफाइसिस के फॉर्मेशन में, जो बनने वाले इन एस्कोस्पोर्स की जो एसाई होंगी उनके दोनों तरफ प्रेजेंट होंगे, उनको प्रोटेक्ट रखेंगे। और एक बनाते हैं ये फ्रूटिंग बॉडी। क्या बनाते हैं? एक ये फ्रूटिंग बॉडी। अब मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में समझाती हूँ कि फ्रूटिंग बॉडी जो है इनके अंदर किस टाइप से बनती है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प। इसकी फ्रूटिंग बॉडी जो है वो होती है एपोथीशियम, पेरिथीशियम और क्लिस्टोथीशियम। तो इसके अंदर होती है एपोथीशियम टाइप की, कई बार ये पेरिथीशियम टाइप की भी हो जाती है, यानी कि कप लाइक स्ट्रक्चर भी ये बना देती है। जब ये कप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है तो उसके अंदर एसाई भरे हुए होते हैं और उन एसाई के चारों ओर क्या प्रेजेंट होते हैं? पैराफाइसिस प्रेजेंट होते हैं। और इन पैराफाइसिस के बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? इनके बाहर की ओर ये एल्गल जोन। ये बना दिया मैंने एल्गल जोन। अब बनाती हूँ मैं एसाई। ये बनाई मैंने एसाई। इन एसाई के बीच बीच में ये बना देती हूँ इनके अंदर एस्कोस्पोर। 6, 7, 8 जो मैंने आपको अभी समझाए हैं कि ये एस्कोस्पोर संख्या में कितने बनते हैं? 8 बनते हैं। 4, 5, 6, 7, 8 जो अभी अपन ने समझे कि किस तरीके से इसके अंदर 8 एस्कोस्पोर का निर्माण होता है। जो अभी अपन ने समझा इस स्लाइड के अंदर कि स्टेराइल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है, जो क्या बनाते हैं? पैराफाइसिस बनाते हैं। अब अपन चलते हैं इसके अंदर। ये बनती हैं पैराफाइसिस। ये बन गई पैराफाइसिस। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से ये एसाई बनती हैं, जिसके अंदर क्या भरे हुए हैं? एस्कोस्पोर भरे हुए हैं। इनके बाहर ये क्या प्रेजेंट है? पैराफाइसिस प्रेजेंट है। और ये पूरा क्या प्रेजेंट है? एल्गल जोन। क्या प्रेजेंट है? एल्गल जोन प्रेजेंट है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो पैराफाइसिस है ये भी एक माइसीलियम का भाग ही है। कौन से वाला? नॉन फर्टाइल फिलामेंट वाला। तो हम कह सकते हैं कि इनके अंदर इस प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी बनती है, यानी कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनती है या फ्लास्क के लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसके अंदर ये ऐसा ही बनती हैं, जिनके अंदर एस्कोस्पोर भरे हुए होते हैं। अब इन एस्कोस्पोर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, जो मैंने अभी आपको समझाया इसके अंदर कि किस तरीके से इनका निर्माण होता है। ये इस तरीके से इसके अंदर सब टर्मिनल पार्ट होता है जो क्रूकी सेल्स कहलाती हैं। इस क्रूकी सेल्स के अंदर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। किसके द्वारा? इस मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड डिवीजन के द्वारा। जैसे ही फर्स्ट और सेकंड डिवीजन होता है उसके बाद में एक बार माइटोटिक डिवीजन होता है।
ये 8 न्यूक्लियर स्टेज बनती है और ये क्या कहलाते हैं, एस्कोस्पोर कहलाते हैं। इन्हीं एस्कोस्पोर्स जहाँ ये बने हैं उनके बाहर की जो आउटर स्ट्रक्चर होती है, जो मैंने आपको इसी तरीके से समझाई अभी, ये बाहर वाली स्ट्रक्चर कहलाती है एसआई, अंदर भरे हुए होते हैं एस्कोस्पोर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके चारों तरफ पाए जाने वाले फिलामेंट की। वो फिलामेंट क्या थे, स्टेराइल टाइप के थे, तो वो क्या कहला रहे थे, स्टेराइल फिलामेंट। ये स्टेराइल फिलामेंट किसका निर्माण करेंगे, पैराफाइसिस का। और यह पैराफाइसिस वही है जो मैंने आपको इस डायग्राम में समझाया। अब मैं पैराफाइसिस के फंक्शन बताऊंगी आपको। ये पैराफाइसिस क्या करती हैं, जब ये एसआई परिपक्व हो जाती हैं उसके बाद इनको नमी की आवश्यकता होती है और ये नमी को क्या करती है, इनको प्रदान करती है। जैसे ही ये पैराफाइसिस नमी को अवशोषित कर लेती हैं और इनको प्रदान करती हैं, ये एसआई आकार में फूल जाती हैं और इनके फूलने से एसआई क्या हो जाती है, वॉल रैप्चर हो जाती है और एसआई के अंदर भरे हुए सारे एस्कोस्पोर क्या हो जाते हैं, बाहर फैल जाते हैं। जैसे ये एस्कोस्पोर एनवायरनमेंट में बाहर फैलते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आसपास में जो भी एल्गी प्रेजेंट होती हैं, अब मैं समझाती हूँ आपको इसको नेक्स्ट डायग्राम में, कि जो एस्कोस्पोर हैं ये कहाँ आ गए, अब एनवायरनमेंट में कहाँ आ गए, वायुमंडल में या पर्यावरण में, या किस में आ गए, पर्यावरण में, पर्यावरण। जैसे ही ये पर्यावरण में या एटमॉस्फेयर में आते हैं तो इनके आसपास जहाँ भी ये एल्गी प्रेजेंट होती हैं, ये क्या कर लेते हैं, इन एल्गी के साथ, ये तो फंजाई के स्पोर हैं ही, ये एल्गी के स्पोर हैं, ये आपस में किस क्या बना लेते हैं वापस, लाइकेन, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशन, क्या बना लेते हैं, अपना सिम्बायोटिक रिलेशन बना लेते हैं और वापस लाइकेन की जैसे ही क्या करने लग जाते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को सरवाइव करने लग जाते हैं। इस तरीके से क्या होते हैं कि इनके अंदर ये लाइकेन जो हैं वो बनते चले जाते हैं। अब बात करते हैं अपन इनके अंदर, जो मैंने अभी आपको फर्स्ट स्लाइड में समझाया था कि किस तरीके से इनके अंदर ये बेसिडियोस्पोर जो हैं वो अपने माइसीलियम को बनाते हैं। याद, यही पॉइंट वापस यहाँ समझा रही हूँ मैं आपको कि जो एसिडियोस्पोर होते हैं ये संख्या में कितने बने हैं, 4 बने हैं केवल। कितने बने हैं संख्या में, 4। ये बेसिडियोस्पोर भी क्या करते हैं, किसी भी माध्यम के द्वारा कहाँ आ जाते हैं, एनवायरनमेंट में आ जाते हैं और एनवायरनमेंट में आ करके किसके साथ में, एल्गी के साथ में वापस सरवाइव करने लग जाते हैं। किसके रूप में, लाइकेन के रूप में। वापस उसी स्टेज में आ गए कि बेसिडियोस्पोर जो है वो संख्या में 4 बनते हैं, लेकिन एस्कोस्पोर जो है वो संख्या के अंदर 8 बनते हैं। जब ये एनवायरनमेंट में आते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने आसपास जितनी भी एल्गी प्रेजेंट होती है उस एल्गल जोन के साथ वापस रिलेशन बना लेते हैं और एक लाइकेन की तरह से क्या करने लग जाते हैं, वापस सर्वाइव करने लग जाते हैं। यानी कि वही सिम्बायोटिक रिलेशन, वही सहजीवी जीवन के रूप में रहने लग जाते हैं और जो एल्गी होती है वो वापस इस फंजाई से वाटर और मिनरल लेती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाती है और इनको भोजन प्रदान करती है। और ये क्या करती है, ये बेसिडियोस्पोर जर्मिनेशन करके फिर अपने वही माइसीलियम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, अपने माइसीलियम बना लेते हैं और ये माइसीलियम फिर वापस वही हाइफी बनाएंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, राइजोइड्स के फॉर्मेशन में या एपरसोरियम के फॉर्मेशन में पाए जाएंगे। फिर इनको कोई ना कोई आवास मिलेगा
उसके ऊपर ये रहेंगे, रह करके फिर वापस वही वाटर और मिनरल्स का ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो आज अपना टॉपिक जो है वो लाइकेन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे था, और जो अपना कंप्लीट है कि जितने भी लाइकेंस होते हैं उनके साथ में पाई जाने वाली जो फंजाई होती है केवल वही रिप्रोडक्शन का काम करती है, और उसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो केवल 2 सब डिवीज़न में होती है, एस्कोमाइसिटीज़ के सदस्यों में और बेसिडियोमाइकोसिटीज़ के सदस्यों में, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।